12वीं जमात के तमाम तलबा और तालिबात को एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका अनवान है उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि पिछले चंद दिनों से बल्कि 3 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। पहली तरक्की पसंद तहरीक, दूसरा अलीगढ़ तहरीक, तीसरी जो है वो खतूत गालिब की अदबी अहमियत या आफादियत, और चौथा सवाल ये है उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका। इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात हैं और ये कुल मिलाकर 4 सवालात बनते हैं। 4 में से 3 एग्ज़ाम में आते हैं, 2 आपको हल करने होते हैं और ये 15 नंबर का है। बड़ी बेहतरीन आपके फ़ायदे की है ये वीडियो। आइए आगाज़ करते हैं इसका। उर्दू ज़बान और आगाज़ का इर्तिका पर मुख्तलिफ नज़रियात का मुख्तसर जायज़ा लें। इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, या कभी ऐसा भी हो सकता है इस तरह पूछा जाएगा कि उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका पर 2 नज़रियात को पेश कीजिए या मुख्तलिफ नज़रियात को पेश कीजिए। जिस तरह भी क्वेश्चन होगा, जो मैं आज वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आप उसी को लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि लफ्ज़ उर्दू ज़बान किस ज़बान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ उर्दू जो है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अक्सर ये पूछा जाता है 1 नंबर का। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने लश्करगाह के हैं। शाही फौज के बाज़ार को जहाँ खरीदो फरोख्त करते थे उसको उर्दू कहा जाता था। मुगलिया दौरे हुकूमत में खासकर शाहजहां के टाइम में जहाँ फौजी छावनी होती थी उस बाज़ार को उर्दू मौला कहा जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, मौला का लफ्ज़ हज़फ हो जाता है और खाली उर्दू लफ्ज़ रह जाता है। फिर तकरीर और तहरीर के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा। आइए अब हम इस ज़बान के आगाज़ और इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल और मुख्तलिफ नज़रियात पर नज़र डालते हैं। कुछ मुसन्निफ़ीन का यह कहना है कि उर्दू ज़बान मुसलमानों की आमद के साथ शुरू हो गई है, यानी उर्दू ज़बान का आगाज़ मुसलमानों की आमद की वजह से हुआ। यहाँ जो लोग बसते थे फिर बाहर से मुसलमान आ गए और उनकी ज़बान या फ़ारसी थी या अराबिक थी। उन ज़बानों का मकामी ज़बानों के साथ जब तबादला ख्याल हो गया तो एक नई ज़बान वजूद में आई जिसका नाम उर्दू ज़बान पड़ गया। एहतशाम हुसैन का ख्याल है कि उर्दू ज़बान पंजाब में पैदा हुई और ये बात कुछ करीने के आस भी मालूम होती है, क्योंकि उर्दू में पंजाबी के बहुत ज़्यादा असरात पाए जाते हैं। मोहम्मद महमूद शेरानी के मुताबिक उर्दू पंजाब में पैदा हुई और वहाँ से हिजरत करके ये दिल्ली पहुँच गई है। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि उर्दू के वाहिद जमा, पंजाबी के वाहिद जमा और बहुत सारी दूसरी मिसालें हैं जहाँ से उन्होंने ये कोशिश की है कि इनमें 60% बल्कि कहीं कहीं जाकर 80% का इश्तराक पाया जाता है। तो गोया एक नज़रिया ये है जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद और महमूद शेरानी का ख्याल है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, वहाँ से ये दिल्ली आई। फिर हम थोड़ा पीछे चलते हैं। उर्दू ज़बान के इर्तिका के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं, इतनी बात तो हर कोई जानता है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ये एक लंबा मौजू है। शुमाली हिंद की 5 बड़ी बोलियाँ थी, उनका जायज़ा जो है किसी अलग वीडियो में लिया जाएगा। लेकिन उनमें एक ब्रिज भाषा थी, एक खड़ी ज़बान थी, एक कनौजी थी और भी 2-3 ज़बानें थी मगरबी हिंदी की, और उनमें से एक ब्रिज भाषा थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख्याल है कि उर्दू ज़बान जो आज हमारे सामने है या उसके ज़माने के सामने थी वो उसी भाषा से निकली है। हुर्रले के अलावा मीर अमन दहलवी, सर सैयद अहमद खान, इमाम बख्श सहबाई भी इस नज़रिया के हामिल हैं, यानी वो भी ये मानते हैं कि उर्दू ज़बान जो है वो ब्रिज भाषा से निकली है। उससे आगे चलते हैं। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी ने अपनी किताब दास्तान ज़बान उर्दू के आगाज़ व इर्तिका पर एक मुदल्लल बहस की है और अपना अलग नज़रिया पेश किया है, जिसके मुताबिक उर्दू खड़ी ज़बान से निकली है जो कि दिल्ली और इसके गिरदो रवा में बोली जाती थी। वो खड़ी हिंदुस्तानी उर्दू या एक ही ज़बान तस्लीम करते हैं।
यानी वो खड़ी ज़बान और हिंदुस्तानी जिसको कहा जाता है उसको एक ही ज़बान तस्लीम करते हैं। उनके मुताबिक मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद से पहले ही इस ज़बान का आगाज़ हो चुका था। फिर एक और राइटर है, एक और मुसन्निफ है नसीर अहमद शाह, उनका कहना है कि उर्दू ज़बान जो है वो दक्कन में पैदा हुई है। इसमें कोई शक नहीं है, उर्दू ज़बान शुमाली हिंद में पैदा हुई है और दिल्ली में परवान चढ़ी। इसके मुख्तलिफ मराहिल से ये गुजरी है। आइए अब हम इन मराहिल का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 636 ईस्वी से लेकर 986 ईस्वी तक सिंध और मुल्तान पर मुसलमानों का कब्ज़ा रहा और इस दौरान यहाँ ज़बानों का तबादला होता रहा। फिर आगे हम चलते हैं 987 से लेकर 1197 तक तुर्क, अरब, मुगल, ईरानी, तातारी वगैरह सारे लोग आकर पंजाब में आबाद हो जाते हैं और 1194 में से दिल्ली की मरकजियत हासिल रहती है और इसके गिरदोनवा में मुसलमान बसते हैं। वहाँ भी ज़बान का लेन देन तबादला हो जाता है। फिर 1297 ईस्वी से दक्कन में ये ज़बान फुली फली, क्योंकि दिल्ली का मरकज़ ख़त्म हो जाता है और वो सारा शिफ्ट दक्कन हो जाता है सियासी तौर पर। और उसका फ़ायदा ये होता है कि 1297 से लेकर दक्कन में ये ज़बान फुली फली और 1700 ईस्वी तक इस ज़बान ने वहाँ तरक्की की। 1700 और 1799 के दरमियान वस्ती दौर के शौरा ने इसको तरक्की दी। इस दौरान फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का अमल हो जाता है। फिर उर्दू नसर में भी इसकी तरक्की मिलती है। जो भी ज़बान शुरू हो जाती है इब्तिदा में उसमें शायरी होती है, नसर बाद में वजूद में आती है। तो एक बेहतरीन नसर का आगाज़ अगर हम देखें तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज से हो जाती है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की इतनी बड़ी खिदमत है कि एक छोटे से अरसे में 1800 में उसका क़याम अमल में लाया जाता है और 1935 में उर्दू ज़बान जो है पूरे हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान बन जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।